हेलो माय स्टूडेंट, अभी क्लास है फिजिक्स का, थर्मल फिजिक्स और स्पेशली फॉर जेई मेन 2023-24 एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। और ये सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है। एम का मतलब हो गया मेन, जेई मेन एग्जाम। और अगर इसके आगे ए लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा एडवांस है। एडवांस में हम करा चुके हैं इस टॉपिक से 19 क्वेश्चन। हाँ, भले उसमें ए लिखा हुआ नहीं था, बट अब नए वाले जो क्वेश्चन आएंगे 20 से 20, 21, 22, 23, 24 जो भी क्वेश्चन आएगा 19 तो क्वेश्चन करा चुके हैं, तो उसमें ए लिखा रहेगा, जिससे कि एम का मतलब समझ लीजिएगा मेन एग्जाम के लिए है, ए माने एडवांस एग्जाम के लिए। तो ये थर्मल फिजिक्स से जुड़ा हुआ दोनों का सिलेबस मोरलेस ठीक एक ही है, IIT जेईई और इसका, लेकिन कॉन्सेप्ट तो दोनों में कॉमन ही होगा, उसका कम बेसी नहीं होता कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है AIEEE का 2004 का, इसके पहले भी एक क्वेश्चन दिए थे 2003 का, उसको भी देख लीजिएगा। और जे एडवांस का भी देखिए। हम तो कहेंगे पहले जे एडवांस देखिए तब जेईई मेन देखिए, और जे एडवांस देखने के पहले हम कहेंगे कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड देखिए और उसके BSc ऑनर्स का किताब देखिए थ्योरी के लिए, और एप्लीकेशन में वही इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का। उससे ऊपर 7वां लेवल में अगर जाना है तो समझ लीजिए कि सीधा MSc और PhD की किताब को पढ़िए, समझिए, और एप्लीकेशंस के रूप में यूरोडॉक का किताब का करिए। तो 7वां वो हो गया यूरोडॉक वाला, 6ठा में हो गया आपका इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड BSc ऑनर्स वाला, और 5वां लेवल में है जे एडवांस, 4था लेवल में है ये जेईई मेन, ये 4th लेवल में है। इसको लिख देते हैं लेवल 4th, लेवल 4th है। और 5वां लेवल में है जेईई एडवांस, ठीक है। 6ठा और 7वां लेवल का भी हम कराएंगे। और तीसरा लेवल में है स्कूल, NCERT किताबों से जुड़ा हुआ, और दूसरा लेवल में है 8 और 9, 10, और पहला लेवल में है 7 और उससे नीचे, जिसमें आएगा अंक गणित और उसको नंबर थ्योरी बोलते हैं, माने न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जो 8, 9, 10 है अलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए, और यहाँ पर वेक्टर और कैलकुलस स्ट्रांग होना चाहिए तीसरा लेवल में। और यहाँ आकर के एप्लीकेशन कीजिए, चौथा ये जुड़ा हुआ है, सोचिए कि थोड़ा हाई लेवल लगेगा 11-12 से। और देखिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर दूँगा। 1 मिनट आप लोगों को सोचने का देते हैं मौका। ठीक है, देखा जाए कैसे बनेगा, क्या क्या सोचना है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये चूंकि AIEEE का क्वेश्चन है, सभी आंसर सिंगल ऑप्शंस का रिजल्ट होगा, लेकिन IITs में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत तरह से आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉमन ही रहता है ना। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन को चूज करने के लिए आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम पहले देखें क्या लिख रहा है, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। तो देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस के लिए होता है NCVT, इंटरनल एनर्जी। और यही CV अगर निकालना रहेगा तो एक फार्मूला होता है CP - CV = R, और CP / CV = गामा। और ये जो गामा होता है और R जो है, अगर दोनों मालूम है, इफ R एंड गामा बी नोन, CP एंड CV कैन बी कैलकुलेटेड। अब निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो नोन है, सॉल्व कर दीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, CP निकलेगा R/γ - 1, सॉल्व करके देख लीजिएगा। और जब CP निकालिएगा तो ये आएगा गामा R/γ - 1। और ये जो गामा दिखता है ये डिग्री फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, जिसका वो भी आंसर याद रखिए, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अभी हम, D+2/D। कोशिश कीजिएगा D को x एक्सिस में ड्रॉ कीजिए और गामा को y एक्सिस में ड्रॉ कीजिए और यहाँ ग्राफ खींचिए। किसके लिए? मोनोटोमिक, डायटोमिक में लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में
फिर आपका ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सभी में आप ड्रॉ करके देखिए और कोशिश कीजिए कि ये फार्मूला ड्राइव हो। ये डिग्री फ्रीडम थ्योरी ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी जब पढ़िएगा तब उसमें आएगा कि फॉर 1 डिग्री फ्रीडम एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द एनर्जी एसोसिएटेड इज इक्वल टू हाफ kT। ठीक है, के हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पता लगाइए उसका वैल्यू कितना होता है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, बहुत सारा लिंक है कंसेप्ट में। आपको मेनली पढ़ना चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर 99% पढ़ लिए तो फिर तो सोचना ही नहीं है, आराम से खाली प्रैक्टिस करते रहिए। जेई एडवांस का 45 साल का क्वेश्चन और जेई माइन का 21 साल का क्वेश्चन, इसलिए याद रखिए 2145 2145 ये है जेई मेन का क्वेश्चन और ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन, ऐसा समझिए। ये 5वां लेवल के लिए, ये 4था लेवल के लिए, 5th लेवल और ये 4th लेवल का है। ये लेवल का नाम है 4th लेवल में जेई मेन का है, 5th लेवल में वो। तो देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल द प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी का तो ये फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए, रियल गैस का मैं नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप अपना देखते रहिएगा। तो अब देखिए इसको एनालिसिस करने के लिए क्या आएगा, U जब आया मेरा NCVT तो डिफरेंशियल U क्या आएगा, NCV डिफरेंशियल T आएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा U आएगा NCV डेल्टा T। और इसी को अगर ये आएगा इस आंसर से टेकिंग फाइनाइट डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स, ये आएगा टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। जहाँ n कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, इसके बाहर कर दिए, डिफरेंशियल T हो गया। लेकिन अगर NCV वेरिएबल होगा तब उसके बारे में सोचिएगा कि कैसे लिखेंगे। और अब इसी को लिख सकते हैं NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल या T2 माइनस T1। तो बोल रहा है इंटरनल एनर्जी चेंजेज इन ऑल द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस तो बहुत होता है। कौन कौन, तो आप जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन वो लिखते हैं PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT लिखते हैं। तो एक प्रोसेस का नाम होगा P कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, और पी प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। और ये हो गया आइसोकोरिक। ये 3 तो फेमस है। फिर एक और होता है जिसका नाम होगा एडियाबैटिक। इसी का फॉर्मूला आता है पीवी गामा कांस्टेंट वाला। और इसी तरह VT और PT वाला रिलेशन निकालिए, किसका यूज करके, PV और nRT का यूज करके। और एक आएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें आएगा PVM, पावर में है PVM इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, इसको भी PT और VT में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मोलर स्पेसिफिक निकालने का कोशिश कीजिए, वर्क डन निकालने का कोशिश कीजिए, इंटरनल एनर्जी निकालने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं इस बात को देखा जाए क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंजेज इन ऑल द प्रोसेस। एक प्रोसेस का नाम है आइसोबारिक, एक का नाम है आइसोकोरिक, एक का नाम है आइसोथर्मल, एक का नाम है एडियाबैटिक, एक का नाम है पॉलीट्रॉपिक। और भी प्रोसेस हो सकता है। तो जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है हम किसी एक में चेक करें, मान लिया हम आइसोथर्मल में चेक करते हैं तो क्या होता है, आप जानते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, T जो होता है कांस्टेंट होता है। तो जब T कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T, जिसको कि बोला जा सकता है कि ये कांस्टेंट का डिफरेंस है, डिफरेंस 0 हो गया। तो T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या हो गया, 0। अर्थात आ गया कि जहां भी टेम्परेचर फाइनल इनिशियल अगर सेम सेम है तो यही तो शो कर रहा है, कांस्टेंट हो गया, बदल नहीं रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से चेंज कर रहा प्रोसेस में, तो टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है। तो उस समय ग्राफ भी अगर देखिएगा तो इस तरह से होता है, यहाँ B होता है, यहाँ मान लीजिए P होता है। एक तो पॉइंट ले लीजिए यहाँ से
और यहाँ से एक तो ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, सीधा ये वाला ग्राफ होगा इस टाइप का। इसका इक्वेशन होता है पी बराबर एनआरटी, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं एन ब्रैकेट में कांस्टेंट है इसलिए, आर ब्रैकेट में कांस्टेंट है इसलिए, टी ब्रैकेट में क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो पी भी क्या हो गया, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, इसको सी लिख दीजिए। और ये सी हमेशा प्लस होगा, पॉजिटिव, कभी भी माने स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बोलिए इसको, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव माने मोर देन जीरो, अब पॉजिटिव तो जीरो भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए पी भी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसलिए तो यहाँ पर आया, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका एसिम्प्टोट्स हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये जो है समझ लीजिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी फाइनल इनिशियल दोनों सेम हो जाता है। अभी हमने समझाया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टी कांस्टेंट, उसका डेल्टा टी निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट होकर के डेल्टा यू जीरो आ गया। और ये बोलता है कि इंटरनल एनर्जी जो भी चेंज होता है इन ऑल द प्रोसेस माने होगा कुछ ना कुछ, तो रॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल द प्रोसेस। तो कहाँ इसमें चेंज किया, नो चेंज, जितना शुरू में था उतना ही फाइनल हुआ, तभी ना जाके जीरो हुआ। जब जीरो आने का मतलब क्या हुआ, ये जो हुआ u फाइनल माइनस u इनिशियल हुआ। और जब ये आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो, तो uf माइनस ui जीरो, इसलिए uf बराबर ui, तो यहाँ पर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इसलिए ए रॉन्ग है आंसर, ए इज रॉन्ग। मतलब क्या होता है, देखिए कोई हवाबाजी में आंसर नहीं निकलेगा, तो जेई एडवांस में भी कंसेप्ट लगेगा, जेई मेन में भी कंसेप्ट लगेगा। ऐसा थोड़ा है कि जेई मेन पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ना है, जेई एडवांस पढ़ना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। अगर ज़्यादा पढ़ना है जेई मेन के रिस्पेक्ट में, तो इस साल तो 2022 का जेई एडवांस का एग्जाम हुआ था, तो काहे नहीं बच्चे बनाने सक गए 360 में 360, चलिए 360 नहीं बनाते थे, 300 बनाते, 250 बनाते, क्यों बच्चे मतलब बैठे रह गए, बन नहीं रहा था क्वेश्चन, क्योंकि उस लेवल में नहीं है। पहले आप लेवल लाइएगा तब ना बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बी को चेक किया जाए, बी क्या बोलता है, तो बी को सबसे लास्ट में चेक करते हैं, सी को देखते हैं। चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। अब एंट्रोपी का फंडा यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए सोचिए कि एंट्रोपी का फंडा देखना पड़ेगा। तो एंट्रोपी का फंडा में होता है डिफरेंशियल एस इक्वल टू डिफरेंशियल क्यू बाई टी, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बोलता है चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, तो हम चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिए, और बहुत सा प्रोसेस होगा यहाँ। और ये प्रोसेस में मान लीजिए हम एक ऐसा प्रोसेस ले दें जो कि इस बात को फेल कर दे। ये तो बोल रहा है ना कि चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा, और हम दिखा दे रहे हैं कि जीरो होगा। मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस सबको पता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंशियल क्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, इसीलिए ना फर्स्ट क्लास फर्नेस और लगाते हैं इसमें, जैसा कि यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेल्टा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। तो होता क्या है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो यहाँ डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, ऐसा आ गया। अब डेल्टा यू निकालने का तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एन सी वी डेल्टा टी, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर बताए हुए, देखिए अब वही वाला यूज कर दीजिए। तो देखिए डेल्टा डब्ल्यू आपके सामने में आ गया माइनस डेल्टा यू, माइनस का माइनस, और डेल्टा यू क्या है, एन सी वी डेल्टा टी, डिफरेंशियल नहीं लगेगा क्योंकि डेल्टा लिखा हुआ है, आफ्टर इंटीग्रेशन है वाला, एन सी वी टी, 23 का आंसर हो गया। और इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, सी वी का वैल्यू बैठा दीजिए आर, और डेल्टा टी का होता है T2 माइनस T1, और सी बी नीचे गामा माइनस 1। तो ये देखिए ये आंसर आ गया। और ये तो होता है वर्क डन निकालते समय में फालतू का जो हम लोग करते हैं, कैसे डिफरेंशियल W है, फिर इसको इंटीग्रेट किए, पी डी वी लिखे, फिर पी भी गामा कांस्टेंट है, सी लिखे, फिर पी का आंसर यहाँ से निकाले, सी बाई बी का पावर गामा सॉल्व किए, इंटीग्रेट किए, तब आंसर आएगा P1 V1 माइनस P2 V2
P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये आएगा वर्क डन किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, करके देख लीजिए। और यही बोला पीवी को एनआरटी बोलते हैं, तो एनआर आ गया, ये T1 माइनस T2 हो गया। और इसी को सॉल्व कीजिए, माइनस साइन कॉमन लीजिए, एन आर T2 माइनस T1 हो जाएगा डेल्टा T बाई गामा माइनस 1। वही तो आंसर हमने वहाँ लिख दिया एक लाइन में खाली। क्या जरूरत है हमको इतना सोचने का, ये तीन में से जब भी क्यू निकालना है डेल्टा क्यू, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि डिफरेंशियल क्यू को हमेशा याद रखिए एन सी डिफरेंशियल टी। डिफरेंशियल क्यू निकालना है एन सी भी, हमेशा सी भी रहेगा, और डिफरेंशियल डब्ल्यू जब भी रहेगा पी डी भी रहेगा, यही तो बेसिक है। और डेल्टा डेल्टा से मत बनाइए, नहीं तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, बता देंगे। तो अब देखो आगे, तो जब यहाँ पर हमने निकाला एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है और टेम्परेचर बदलते रहता है, तो जब इस आंसर्स को लिखेंगे तो यहाँ डेल्टा एस हो गया, चेंज इन एंट्रोपी। और इस आंसर्स में आगे बढ़ेंगे, स्टेट 1 से स्टेट 2 ले जा रहे हैं, और यहाँ पर डेल्टा जो है, डेल्टा डिफरेंशियल क्यू जीरो है, तो ये तो जीरो है, और टी क्या है, तो आप जानते हैं कि टी क्या होता है, स्मॉल टी प्लस 273। तो हमेशा ये नॉर्मल में टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो 273 केल्विन हो गया, तो उससे ज़्यादा में तो और बढ़ेगा ही। हाँ, अगर ये माइनस 273 हो जाए तभी ये जीरो होगा, तो उतना नीचे आने पर तो गैस तो लिक्विफाइड हो जाएगा, उसके पहले ही हो जाएगा। इसलिए ऐसा सोचिए कि टेम्परेचर तो यहाँ प्लस है, केल्विन में है, और ये डेल्टा क्यू जो है, डिफरेंशियल क्यू सॉरी, ये जीरो है, तो जीरो बाई पॉजिटिव हमेशा वो जीरो होगा, और जीरो जीरो एक स्टेट से दूसरे स्टेट बदलते जाएंगे, तो सब ऐड करके क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए ये आंसर जब एडियाबैटिक के लिए जीरो आ गया, और यहाँ लिख रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, रॉन्ग लिखा है, क्योंकि एडियाबैटिक में तो होता है जीरो, और समय भले ना हो लेकिन होगा। फिर पता लगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है, एक साइकिल में क्या होता है, बहुत सा इसका कॉन्सेप्ट है। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िएगा तब समझ में आएगा और अच्छा से। तो चलिए, ये सी भी हमने दिखा दिया रॉन्ग है, बी को भी दिखा दे, ए को भी दिखा दिया रॉन्ग है, दो तो रॉन्ग निकल गया, और अब बच गया डी। देखते हैं, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। अब इसको देखिए कैसे, एडियाबैटिक का निकाले हुए आंसर्स, तो बोलता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का हमेशा वर्क डन जीरो है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि माइनस एन आर और डेल्टा टी, T2 माइनस T1, इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो क्या लिख सकते थे, एन आर और माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब चेंज करता है तो टेम्परेचर तो बदलता है, कभी भी T1 T2 सेम नहीं होता है। तो इसीलिए ये सेम नहीं है तो क्या होगा, या तो T1 बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। और एक गामा का आंसर तो हमेशा मोर देन 1 होता है। मोनोटोनिक के लिए होता है 1.67, 5/3 जिसको होते हैं। डायटोनिक का लो टेम्परेचर पर पता ही है होता है कितना, 7/5 मतलब 1.4। पॉलीटोनिक में 4/3 1.33। इसीलिए सीधा समझिए T1 T2 बराबर है नहीं, या तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो फाइनली वर्क डन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, और जीरो तो आ ही नहीं रहा है, और ये तो बोल रहा है कि वर्क डन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, तो रॉन्ग है। तो जब डी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया, तो बच गया कौन, ये सब निगेटिव हो गया, तो बी। तो आंसर बी इज करेक्ट, तो बी इज करेक्ट आंसर। मतलब इसको हमने क्या किया, ये प्रूफ नहीं किया कि इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी कैसे स्टेट फंक्शन है। तो कोई थ्योरी का क्लास जब चलेगा तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द रीजन दैट इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज द रीजन दैट एंट्रोपी फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस और फॉर साइकिल प्रोसेस, है ना, उसमें कैसे वो एंट्रोपी स्टेट फंक्शंस के अनुसार होगा, या क्या इसका कंसेप्ट है। तो इसको तो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको होमवर्क के रूप में दे दे रहे हैं कि prove that internal energy as well as entropy are supposed to be state function. Why? लेकिन ये सही है कि आपके इंटर लेवल में जो पढ़ाया जाता है उसमें है कि इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी दोनों को कहा जाता है स्टेट फंक्शन। लेकिन क्यों है, तो उसके लिए तो थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा,
तो आप किताब से पढ़िए, कभी मौका लगेगा तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छा से थियोरेटिकल क्लास में, अभी नहीं, आप अपने करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह मेहनत करते रहिए और प्रयास करते रहिए और ऐसे ही भिड़े रहिए। पहले को आंसर्स को बंद करके अपने सोचिए, जब नहीं सोच पाएगा तब इतना एनालिसिस यही सोचिए, एक तरह से कॉन्सेप्ट मिल गया आपको और ये एप्लीकेशन साथ में करा दिए। लेकिन होता क्या, आदमी पूरा होल टाइम तक 9 से 10 में 11 में 12 में, कुछ तो 6, 7, 8 से भी पागल है कि IIT और ये सब का टेस्ट सीरीज करना है, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, तो आप कॉन्सेप्ट करते करते थक जाओगे, कभी भी वो लेवल नहीं आएगा। इस पे तरीका बदलो थोड़ा सा पढ़ने का और सीधा आओ एप्लीकेशंस में और उसी के साथ में कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी माने सीख जाओगे। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे देखते हो कोई एक रहता है इंजीनियर जो कि पढ़ा है, समझ लीजिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और उसके जब गाड़ी खराब होती है, कार या बाइक या कुछ भी चीज़, तो जाके एक साधारण आदमी के पास गाड़ी जाकर रख देता है और वो मैकेनिक क्या होता है, बोलता है ठीक है शाम तक आइएगा, आपको बन करके तैयार रहेगा। वो कैसे बना लेता है बोलिए तो, बाय प्रैक्टिस। तो इसलिए आप अपना मेहनत कीजिए, कम से कम कितना, तो समझिए अगर IIT में जाना है तो कम से कम 12 घंटा, और अगर स्टेट लेवल में जाना है तो कम से कम 9 घंटा। अगर आप 9 घंटा डेली माने 4th लेवल के लिए नहीं खट पाते हो और जी एडवांस के लिए 12 घंटा नहीं खट पाते हो, तो आप छोड़ दीजिए, तब कुछ नहीं होगा आपसे। जब तक 24 घंटा इसी के बारे में नहीं सोचिएगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। पागलों के जैसा हमेशा और हमेशा सोचिए कि IIT मुंबई टॉप 50 के रैंक में आना है, और भाई 16,232 तो माने आपका सीट है, आप उसमें एक तो सीट नहीं छीन सकते हो, जरूर छीन सकते हो, उसके लिए मेहनत करनी होगी ना। आपका मेहनत नहीं है तो आपने अपना दी बेस्ट दिया नहीं, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तो ओके, तो ये थोड़ा इंस्पिरेशन दिए कि थोड़ा मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, और फिर बाद में और बताएंगे। NCERT बुक पूरा पढ़िए, फिजिक्स टेस्ट में मत सोचिए कि फालतू बुक है, पहले NCERT पढ़िए। ओके, थैंक यू।